नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का चुनाव आयोग को चैलेंज, बोले छिपाने के लिए कुछ नहीं तो मेरे सवालों का दे जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब चुनाव आयोग ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लिया बड़ा फैसला। खबर में आगे बताएंगे कि तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा 2014 के बाद सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी आईटी सेल को पहले ही पता होती है चुनाव की तारीख, मोदी सरकार पर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। और खबर में आगे जिक्र होगा कि देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने डराया, सक्रिय केस 6000 के पार, 24 घंटे में 6 मौतें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का चुनाव आयोग को चैलेंज, बोले छिपाने के लिए कुछ नहीं तो मेरे सवालों का दे जवाब। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग जैसी धांधली का आरोप लगाया और राहुल गांधी के इस आरोप के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दावों को चुनाव आयोग ने बेतुका बताया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खंडित करते हुए कहा है कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर है, बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक दल के नियुक्ति हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब चुनाव आयोग ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। ये वोटर लिस्ट 2009 से 2024 तक की होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके लिए अर्जी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में आश्वासन दिया था और इसके बाद ये फैसला लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि वो वोटर लिस्ट में पारदर्शिता चाहती है। चुनाव आयोग ने पहले कांग्रेस के आरोप को नकारा था, हालांकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस नेता अब 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनावों की वोटर लिस्ट ले सकते हैं। वो जिले और चुनाव अधिकारियों से ये डाटा ले पाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा 2014 के बाद सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही आशंका जताई है, यानी कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही आशंका जताई है। शंका तो लोगों को होती ही है। 2014 में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उन्हें हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग जब चुनाव की तिथि घोषित करता है उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल को पता होता है। उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जब ये संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी तो लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय तो हम लोग सरकार बना चुके थे। शाम में उन्होंने काउंटिंग को रुकवा दिया और रात में के अंधेरे में काउंटिंग को शुरू किया और 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने डराया, सक्रिय केस 6000 के पार, 24 घंटों में 6 मौतें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डराने वाली रफ्तार कोरोना ने पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय केसों का आंकड़ा 6000 के पार पहुँच गया है और बीते 24 घंटे के 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है और केरल अब भी देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ कोरोना के कुल 1950 केस हैं और बीते 24 घंटे में इसमें 144 का इजाफा देखा गया है। और इसके बाद गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 366, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में 102 कोरोना के मामले मिल चुके हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में होगी मैच फिक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी बिहार में दोबारा अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब बिहार में भी मैच फिक्सिंग की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मैच फिक्सिंग का यहाँ पर आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ कथित तौर पर लगा रहे हैं राहुल गांधी। क्या आप भी करते हैं इस आरोप का समर्थन? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का मैच फिक्सिंग वाला बयान सही, चुनावों में हेराफेरी करती है बीजेपी, मृत्युंजय तिवारी ने किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो सच है। बीजेपी चुनाव में हेराफेरी करती है।
शनिवार को समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि जनता भी इस बारे में बात कर रही है। हर जगह लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावों में हेराफेरी करती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। सभी ने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव और महागठबंधन को जनादेश दिया जा रहा था, लेकिन कैसे चीजें पलट गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष की ओर से उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना चाहिए और संतोषजनक ढंग से जवाब देना चाहिए। बिहार दौरे के दौरान लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने घोषणा की है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राहुल गांधी की इस घोषणा पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में इंडी गठबंधन और महागठबंधन के नेता हैं। वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं और बिहार में तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने की घोषणा तेजस्वी यादव ने की और इसीलिए हमारे गठबंधन में शामिल सभी दल इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहली बार अशोक गहलोत से मिलने घर पहुंचे सचिन पायलट। 2 घंटे चली मुलाकात, सामने आई बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सियासत में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर स्थित सिविल लाइन सरकारी आवास पर पहुंचे। बता दें कि यह मुलाकात स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के सिलसिले में हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली इस मुलाकात ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। दरअसल 11 जून को दौसा के पास भंडाना जिरोता में स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। ये सभा राजेश पायलट स्मारक पर होगी, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और इस अवसर पर सचिन पायलट, उनकी मां रमा पायलट और पायलट परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे और इस बार 25वीं पुण्यतिथि होने के कारण ये आयोजन विशेष होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू लिखेंगे तेजस्वी का भाग्य या एनडीए के सीएम होंगे नीतीश कुमार, बिहार लिखेगा नई इबारत। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। राज्य में 243 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बार भी एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव बनाने का मन बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजद प्रमुख लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा बनाने की साथ बिछाने में लगे हुए हैं। बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। इसे देखते हुए सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है। फिर बीच में महापर्व छठ भी होगा और इसे भी ध्यान में रखकर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का साथ काफ़ी पुराना है और दोनों ने साथ मिलकर कई चुनाव लड़े हैं। साल 2020 में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जेडीयू ने 245 में से 115 सीटों पर और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी और जेडीयू को 43 सीटों पर। सूत्रों के अनुसार एनडीए में इस बार के चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बात लगभग तय हो चुकी है और बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था और यही फार्मूला विधानसभा चुनाव में भी रह सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीडीए सरकार में होगी सही जाति जनगणना, सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा है कि 2027 में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सरकार में ही जाति जनगणना होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि तभी सही तरीके से जाति जनगणना होगी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ समाजवादियों की सदस्यता रद्द हो रही है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही जो हमारा डीएनए पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को भ्रष्ट कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल समाजवादियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा कि पुलिस को जब आप लोगों को दबाने का काम सौंपेंगे तो पुलिस भी मनमानी करेगी। विपक्ष
पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है और पकड़ा पकड़ी का खेल चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की हालत गंभीर, सरकार से की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है और उनके सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा कि मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसीलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम मैं करता रहा और मेरा ईमान वो वहाँ भी नहीं डिगा सके। पूर्व राज्यपाल ने लिखा कि जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद मैं किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। अपने पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई ज़रूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता। तो दोस्तों, बेहद ही भावुक पोस्ट यहाँ पर और एक सनसनीखेज पोस्ट भी यहाँ पर कहा जा सकता है सत्यपाल मलिक का यहाँ पर देखने को मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। ऐतिहासिक ईदगाह में ईद की नमाज की अनुमति नहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने शनिवार को पुराने शहर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। साथ कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को भी नज़रबंद कर दिया और अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने यहाँ ये जानकारी दी। जामिया मस्जिद मामलों की प्रबंध समिति ने कहा कि अधिकारियों ने एक बार फिर श्रीनगर ईदगाह और साथ ही ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद उल अजहा की नमाज की अनुमति नहीं दी। मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। परंपरागत रूप से ईद की नमाज ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की जाती है। दोस्तों, बयान में कहा गया है कि आज सुबह फज्र की नमाज भी जामा मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकी क्योंकि दरवाजे बंद थे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाकर जीत के करीब जाना चाहते हैं राहुल गांधी। सीएम नीतीश के गढ़ में उनके साइलेंट वोटर्स पर अटैक। लोकसभा पैटर्न पर कांग्रेस जीतना चाहती है बिहार चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं और उनका नालंदा और गया में कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी सीएम नीतीश के गढ़ में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं और वो सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए बिहार में नंबर 1 विपक्षी पार्टी के रूप में दिखना चाहते हैं। और इसी के साथ जो सियासी समीकरण वहां पर नया सोशल एक्सपेरिमेंट करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की नींद उड़ाने की राह पर आगे बढ़ चली है कांग्रेस पार्टी, या फिर यूं कहिए कि महागठबंधन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महागठबंधन इस बार बिहार में सफल हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश को डुबाने का ओवैसी प्लान तैयार। क्या राहुल गांधी और लालू यादव बनेंगे समझदार और उड़ाएंगे बीजेपी की नींद? जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासी राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इशारों में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन करने के संकेत दे डाले हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर एक शर्त की भी चर्चा हो रही है। ओवैसी की पार्टी चाहती है कि आरजेडी और कांग्रेस सीमांचल में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे, यानी ओवैसी की पार्टी सीमांचल की सारी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। एआईएमआईएम सीमांचल की सभी
24 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि इस डिमांड को मानना आरजेडी कांग्रेस के लिए असंभव सा है। फिर भी राजद और कांग्रेस के रणनीतिकार एक समझौता बिंदु तैयार करने में लगे हैं। महागठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि एआईएमआईएम का आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है तो सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार थके हुए सीएम, उनसे नहीं संभल रहा बिहार। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साध रहे निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उन पर जोरदार निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, वो थक चुके हैं। पटना में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, आए दिन अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि सरकार कौन सा नशा कर सोई हुई है और यहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं तो उप मुख्यमंत्री शपथ कसम खिलाने का काम कर रहे हैं। बिहार की ये स्थिति ये बन गई है, इसे महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहें। तेजस्वी यादव ने बिहार की चरमराई अस्पताल व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि अस्पताल में भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक अधिकारी जिसे हमारी सरकार के गिरने के बाद ही एक्सटेंशन दिया गया, सवाल ये है कि उस अधिकारी से कोई और काबिल अधिकारी नहीं जो पीएमसीएच चला सके। एम्स में स्थिति यह है कि लोग सड़कों पर लेटने को मजबूर हैं क्योंकि एम्स में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार में माफिया हावी हैं और उन्हें जनता की परेशानी से कुछ भी लेना देना नहीं है। राज्य सरकार पीड़ा देने का काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर सचिन पायलट का कटाक्ष, बोले सिर्फ धुआं फेंक रहा है डबल इंजन सरकार का इंजन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि डबल इंजन सरकार का इंजन केवल धुआं फेंक रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकारी हावी हैं और मनमर्जी से काम होता है। पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा कि पूरा देश ये जान चुका है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का इंजन केवल धुआं फेंक रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है। डबल इंजन सरकार का संदर्भ केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के लिए दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को देखकर लगता है कि जो काम हम करके गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे और मंजूर कर दिए थे, वो इन कामों की भी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिंदूर के सौदागर चुप क्यों हैं? पीएम मोदी की विदेश नीति पर सुप्रिया श्रीनेत का वार। ट्रंप पुतिन से सीज फायर डील का किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को एक तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ भारत के हालिया संबंधों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। श्रीनेत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 9 वीडियो और 2 ट्वीट्स में दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्हीं की मध्यस्थता से हुआ। श्रीनेत ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता पर सीधा हमला है, लेकिन सिंदूर के सौदागर नरेंद्र मोदी चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी हर विषय पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप के इन 11 बयानों पर उनकी चुप्पी संदेहास्पद है। उन्होंने ये भी कहा कि अब रूस भी इस दावे को स्वीकार कर रहा है क्योंकि ट्रंप और पुतिन की हालिया फ़ोन वार्ता में भारत पाक सीज फायर का जिक्र हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बेंगलुरु भगदड़ में कर्नाटक सरकार का एक्शन, सीएम सिद्धारमैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ में 11 मौतों के बाद कर्नाटक सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंद राज को बर्खास्त कर दिया है और इसके अलावा सूचना विभाग के प्रमुख हेमंत निम्बालकर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कांग्रेस सरकार पहले ही बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर चुकी है। बता दें कि आईपीएल विजेता टीम आरसीबी की जीत के बाद मनाए जा रहे जश्न के दौरान बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ हो गई थी और इस भगदड़ में 14 साल की एक लड़की सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी और 47 लोग घायल हो गए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु भगदड़ पर स्वतः संज्ञान लिया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत की अपराध राजधानी बन गया है बिहार, कभी शांति और न्याय की भूमि माना जाता था, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि कभी शांति और न्याय की भूमि माना जाने वाला बिहार अब भारत की अपराध राजधानी बन गया है। भाजपा और नीतीश जी ने बिहार को ज्ञान की भूमि से गिराकर भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। वहीं दोस्तों, नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर मोदी ने चुप्पी साधे रखी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हुए जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह, पार्टी चीफ मुकेश साहनी ने किया स्वागत। जहां दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह में शुक्रवार को बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने वीआईपी का दामन थाम लिया। बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जेडीयू के नेता रहे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस मिलन समारोह में अपने समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की और नई पारी की शुरुआत की। इसके अलावा डॉक्टर अमिताभ सिन्हा और डॉक्टर विनोद कुमार ने भी अपने समर्थकों के साथ वीआईपी की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।